Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Again, today we are going to cover at least 100 and 105 questions from Christopher Marlowe. देखो क्रिस्टोफर मार्लो इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट और देखो यूजीसी नेट हो या फिर जेकेपीएससी हो बीपीएससी हो, अब जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं एनटीए कंडक्ट करवा रही है वो सारे के सारे एमसीक्यूज होते हैं। और एमसीक्यूज आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा आपके आंसर सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। दूसरा रीज़न ये भी है एमसीक्यू सीरीज को करने का कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहे वो जेकेपीएससी का हो, यूजीसी नेट का हो या किसी स्टेट लेवल के एग्जाम्स का हो, तो वहाँ से भी मैं उठाता हूँ। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी पर्टिकुलर राइटर का, वो सारी की सारी चीज़ें एमसीक्यूज के थ्रू करवा देने का, सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम चलते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। Before I come to this, if you are new to this channel, please do consider subscribing. And it takes very difficult. It takes a lot of time, to create MCQs and then present in front of you. Along with that, you can also join my Telegram channel, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको क्लासेस या फिर जितने भी वीडियोस हैं उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, देखो कुछ मार्लो के बैकग्राउंड्स के बारे में जानेंगे, 4-5 क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल कम टू हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स। मार्लो वाज अ कॉन्टेम्पररी ऑफ विच फेमस इंग्लिश प्लेराइट? बेन जॉनसन, थॉमस किड, विलियम शेक्सपियर, जॉन वेबस्टर। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? देखो थॉमस किड के भी कॉन्टेम्पररी थे, बिकॉज किड वाज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ मिड ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, है ना। तो यूनिवर्सिटी विट्स के कॉन्टेम्पररी तो थे ये, बट विलियम शेक्सपियर सबसे फेमस कॉन्टेम्पररी थे इनके। तो राइट आंसर होगा सी, विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मार्लो वाज बोर्न इन विच इंग्लैंड सिटी? कहाँ पैदा हुए थे वो? लंदन में, कैंटरबरी में, स्टैनफोर्ड अपन में या फिर ऑक्सफोर्ड में? तो राइट आंसर होगा कैंटरबरी में पैदा हुए थे। ठीक है। मार्लो वाज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी इंग्लिश प्लेराइट नोन एज कैविलियर पोएट्स, लेक पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स, यूनिवर्सिटी विट्स। तो राइट आंसर इज यूनिवर्सिटी विट्स। नाउ देखो यूनिवर्सिटी विट्स से बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और यूजीसी पहले ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स से 2-3 तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें से कौन कौन से यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर है, जो कि मैंने इंक्लूड किया है इस पीडीएफ में भी, कौन कौन से यूनिवर्सिटी के विट्स के मेंबर हैं और कौन नहीं है। एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, देखो नेट की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से भी सजाने के लिए पूछ सकता है, बट आपके जेकेपीएससी या बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे गए हैं, तो दे माइट नॉट आस्क यू सच क्वेश्चंस। लेकिन आपको यूनिवर्सिटी विट्स के एक एक मेंबर का नाम याद रखना है, जैसे थॉमस नैश, थॉमस ग्रीन, है ना, जॉर्ज पील। तो इस तरह से जितने भी मेंबर्स हैं, है ना, उसकी भी मैं वीडियोस सेपरेटली बना चुका हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो उस वीडियो को। आगे चलते हैं। देखो कैविलियर पोएट्स तो होंगे नहीं, क्योंकि कैविलियर जो थे सन्स ऑफ बेन्स कहलाते थे। बेन्स तो बाद में आए, मतलब बेन जॉनसन तो बाद में आए। लेक पोएट्स जो भी हैं वो फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट्स को कहते हैं, ये तो होगा नहीं। मेटाफिजिकल पोएट्स आते हैं लेट, कह सकते हैं कि एलिजाबेथन और अर्ली जेकोबियन में, तो ये भी होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? यूनिवर्सिटी विट्स, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मार्लो वाज एजुकेटेड इन विच यूनिवर्सिटी? दूसरा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी विच से बनने का चांसेस है। दो तरीके की दो यूनिवर्सिटीज थी, एक ऑक्सफोर्ड था, दूसरा कैम्ब्रिज था। इन दोनों जगह से जितने भी पढ़े लिखे विट्स थे, विट्स का मतलब ही होता है इंटेलिजेंस है, तो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए इंटेलिजेंट लोग, उसको बोला गया यूनिवर्सिटी विट्स। और यूनिवर्सिटी विट्स में जितने भी मेंबर थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो एक थॉमस किड हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाता है, बट ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, बट स्टिल ही इज अ वेरी फेमस ट्रेजेडियन, तो आप उसको जरूर पढ़ना, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ क्रिस्टोफर मार्लो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? ऑक्सफोर्ड में, लंदन में, कैम्ब्रिज में या फिर इटॉन कॉलेज में? तो राइट आंसर होगा सी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में उन्होंने पढ़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स? अगेन इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। यूनिवर्सिटी विट्स के कौन कौन से इसमें से मेंबर नहीं है? रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, विलियम शेक्सपियर, थॉमस लॉस। 3 थॉमस है और 3 कलर्स पे भी जा सकते हो, जैसे ग्रीन, पील, है ना। तो राइट आंसर होगा सी, शेक्सपियर नहीं थे। शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था ग्रीन ने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने बोला था कि ही इज एन अपस्टार्ट क्रॉ का मतलब होता है कि समवन हु रिलाइज ऑन समबडी एल्सेस। जैसे यूनिवर्सिटी विट्स के जितने भी वर्क्स थे, जितने हिस्टोरिकल वर्क्स थे, है ना, वहां से शेक्सपियर
अपने प्लॉट को उठाते थे और कैरेक्टर को बिल्ड करते थे। दिस इज प्रिसाइजली वाई जो यूनिवर्सिटी विच के मेंबर थे उन्होंने बोला कि शेक्सपियर जो है हमारे विंग्स के ऊपर उड़ता है ना। देखो इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे जब आप शेक्सपियर को पढ़ोगे, तो मैंने शायद शेक्सपियर के ऊपर यहाँ से क्वेश्चंस बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे कि मार्लो वाज फेमसली किल्ड इन अ टावर्न ब्रॉल, वेयर डिड दिस इवेंट टेक प्लेस। ये जो टावर्न ब्रॉल में वो मारे गए थे, उनके आंख में और उनके पेट में ना वो डैगर डाल दी गई थी, है ना, जिसकी वजह से वो उनका डेथ हो गया था। लंदन में, कैंटरबरी में, डेप्टफोर्ड में या फिर स्टैनफोर्ड एवॉन में। तो राइट आंसर सी। यहाँ से क्वेश्चंस देखो यूजीसी ने ऑलरेडी पूछ चुका है, बहुत पहले पूछा था वैसे, इधर रिसेंटली इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। देखो मार्लो के बारे में ना बहुत ही ज्यादा स्केप्टिक्स हैं लोग, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कभी कभी मार्लो को शेक्सपियर मान लिया जाता है, मतलब मार्लो के डेथ के बाद। ऑब्वियस बात है, जब मार्लो ब्रॉल में पाए गए थे तो उसके बाद अचानक से वो गायब हो गए। नो वन सॉ हिज, मतलब उसका जो डेड बॉडी है ना किसी ने नहीं देखा, तो इसलिए स्पेकुलेशन होता है कि मे बी बाद में जाके वो शेक्सपियर बन गए, है ना, शेक्सपियर का नाम लेके उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। दैट दिस इज ऑल स्पेकुलेशन, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, बस नॉलेज के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि क्यों मारे गए, क्या उनको किसी रीजन से फाइट था, या पॉलिटिकल जो उनकी थिंकिंग थी वो अलग थी, कैथलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट थे। बहुत ही स्पेकुलेशन है इनके बारे में। इसलिए देखो कि दोनों मेजर थिंकर, दोनों मेजर राइटर, दोनों मेजर नॉवलिस्ट, चाहे वो क्रिस्टोफर मार्लो हो चाहे वो विलियम शेक्सपियर हो, दोनों ही हमेशा मतलब एम्बिगुअस रहे हैं। एम्बिगुअस मतलब इन द सेंस कि उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इवन शेक्सपियर के बारे में लोग नहीं जानते कि शेक्सपियर एक्चुअली में कौन आदमी था। जब शेक्सपियर को आप पढ़ोगे तो देखो शेक्सपियर जितने भी वर्क्स को उन्होंने लिखा है, जितने भी ड्रामा को उन्होंने लिखा है, हर जगह डिफरेंट तरीके से वो साइन करते थे और गलत तरीके से साइन करते थे। तो कोई भी इंडिविजुअल इंसान अपना नाम गलत नहीं लिख सकता। एंड दैट रेजेस अ क्वेश्चन कि वेदर शेक्सपियर वाज रियली अ पर्सन और नॉट, या कोई और उसके बारे उसकी जगह पे लिख रहा था और शेक्सपियर का नाम यूज कर रहा था। बहुत सारी चीजें, बहुत स्पेकुलेशन है ना। इवन शेक्सपियर गायब हो जाते हैं, शेक्सपियर के पैदा होने की भी कहानी हमारे पास नहीं है, शेक्सपियर के एक भी फोटोज हमारे पास नहीं है। उसी तरीके से मार्लो के बारे में, मार्लो भी काफी एम्बिगुअस था, बट एक थ्योरी बनाई गई कि नहीं, मार्लो एक अलग पर्सन थे, शेक्सपियर एक अलग पर्सन थे। जब आप उसको थरली पढ़ते हो ना, जिसको मतलब एकदम वर्ड्स को जब पढ़ा जाता है कि कहाँ से कौन सा वर्ड किस तरह से यूज किया जाता है किसी इंडिविजुअल राइटर के द्वारा, क्योंकि एवरी राइटर हैज देयर ऑन फ्लो। जब कोई लिखता है तो जैसे चेतन भगत की अपनी फ्लो है ना, शशि थरूर की अपनी फ्लो है, उसी तरीके से अरुंधति रॉय की अपनी फ्लो है। तो आप उससे पता लगा सकते हो कि कौन राइटर क्या लिखा है। तो एक तरह से ये मान लिया गया है कि शेक्सपियर अलग थे और मार्लो अलग थे। एनीवे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि व्हाट वाज द कॉमन बिलीफ रिगार्डिंग द कॉज ऑफ मार्लोस डेथ। मार्लो के डेथ के पीछे क्या रीजन था, क्या स्पेकुलेशन था। ही वॉज एक्सिक्यूटेड फॉर ट्रीजन, ट्रीजन के लिए की वजह से उनको एक्सिक्यूट कर दिया गया था। ही वॉज किल्ड इन अ फाइट ओवर अ बिल और अ वुमन। यहाँ से यूजीसी नेट ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, तो मे बी आपकी जेकेपीएससी में या बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। यूजुअली एज अ ड्रामेटिस्ट है तो चांसेस कम है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन फिर भी यू हैव टू नो अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो ये होल्ड करता है, जो राइटर होल्ड करता है ना। ही डाइड ऑफ अ प्लेग, ही वॉज मर्डर्ड फॉर हिज पॉलिटिकल व्यूज। सारे स्पेकुलेशन है, बट राइट आंसर होगा बी, है ना। ही वॉज किल्ड इन अ फाइट ओवर अ बिल और अ वुमन, नो वन नोज। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मार्लोस प्ले वेर नोन फॉर देयर यूज ऑफ विच पोइटिक फॉर्म। मार्लो कौन से पोइटिक फॉर्म को यूज करते थे, राइमिंग कपलेट, स्पेंजेरियन स्टैंजा, ब्लैंक वर्स, हेरोइक कपलेट। वन थिंग अगेन मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी इंटेलेक्चुअल राइटर थे या फिर यूनिवर्सिटी विच के जितने मेंबर थे, मोस्टली ब्लैंक वर्स में लिखा करते थे। तो सी इज द राइट आंसर। इवन जॉन मिल्टन ब्लैंक वर्स में लिखते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं द फेमस फ्रेज मार्लोस माइटी लाइन refers to his mastery of sonnet, heroic couplet, blank verse, pastoral poetry. Again, it's quite easy question. Option C is the right one. Question number 10 कहते हैं कि मार्लो was also suspected of being a government spy and a Puritan Catholic atheist, all of the above. Obvious बात है, स्पेकुलेशन बहुत था। प्यूरिटन है, कैथलिक है, एथिस्ट है, हु इज ही? यूजुअली एथिस्ट माना जाता है, बट ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डी होगा राइट आंसर इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। आप धीरे धीरे देखो, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट होना शुरू होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। मार्लोस फर्स्ट मेजर प्ले वाज डॉक्टर फॉस्टर्स, टैमुरलेन द ग्रेट, द ज्यू ऑफ माल्टा या एडवर्ड द सेकंड। एक चीज और, एडवर्ड द सेकंड जो है ना, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में एडवर्ड द सेकंड है, तो आपको एडवर्ड द सेकंड अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एडवर्ड द सेकंड से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बन जाते हैं। आप देखो बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, हर यूनिवर्सिटी में आइदर
पीजी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में या फिर ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर के सिलेबस में दिया हुआ है एडवर्ड द सेकंड पढ़ना। इवन पटना यूनिवर्सिटी के अंदर दोनों में दिया हुआ था। खैर अब तो सेमेस्टर एग्जाम हो गया, सेमेस्टर सिस्टम हो गया, तो वी डोंट हैव एडवर्ड द सेकंड इन ग्रेजुएशन, बट इन पोस्ट ग्रेजुएशन वी हैव एडवर्ड द सेकंड। तो वहां से क्वेश्चंस बनने के बहुत उम्मीदें। तो आपको उसके कैरेक्टर्स को पढ़ना है, जिस तरह से जेकेपीएससी में पिछली बार हैमलेट से नहीं मैकबेथ से क्वेश्चन आया था, बैंको जो कैरेक्टर है वहां से क्वेश्चन पूछा था, बैंको कौन से प्ले का कैरेक्टर है। इट वॉज क्वाइट इजी क्वेश्चन, अगर आप पढ़े होते तो आसानी से बना लिए होते, बट इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। दिस इज प्रिसाइजली व्हाई आई एम सेइंग, जो जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है किसी भी इंडिविजुअल राइटर का, आपको उसको थरली पढ़ना है। डॉक्टर फॉस्टर्स अच्छे से पढ़ लेना, एडवर्ड द सेकंड अच्छे से पढ़ लेना, ये दोनों जगह से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर? तैमूरलेन द ग्रेट, बी इज द राइट आंसर। इनका सबसे पहला जो मेजर वर्क था वो था तैमूरलेन द ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द प्ले तैमूरलेन द ग्रेट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ 14th सेंचुरी एशियन वर्ल्ड लॉर्ड हु वाज ही। यहां से क्वेश्चंस बन चुके हैं ऑलरेडी। गेंगिस खान के ऊपर था, कुबलई खान के ऊपर था, तैमूर के ऊपर था, या फिर एटिला दिहन के ऊपर था। नाम से पता चला तैमूरलेन द ग्रेट मतलब तैमूर के बारे में होगा, तो सी इज द राइट आंसर। Question number 13. The main character, Tamerlane, is Safford, who rises to become a powerful emperor. The play is famous for its theme of revenge, the pursuit of power and tragic rise of greatness, love and romance, political intrigue. तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। काफी इजी है, ऑब्वियस सी बात है। when somebody rises है ना for the throne, for the to become an emperor, तो इसका मतलब है पावर के लिए या फिर ट्रेजिक राइज ऑफ ग्रेटनेस के लिए, तो बी इज द राइट आंसर। वैसे भी देखोगे, देखो राइटर को अगर समझना है ना किसी भी एज के राइटर को, तो उसके वर्क्स को समझ लो, किस तरह का वर्क वो लिखता था। जैसे मार्लो जो थे ना, वो ट्रेजेडी लिखते थे फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ब्लैंक वर्स में लिखते थे, और तीसरा जितने भी वर्क्स थे ना उसमें एक तरह से फेट वाला जो राइटर मतलब कैरेक्टर होता था, जो अपने पूरे एम्बिशियस में होता था। चाहे डॉक्टर फॉस्टर्स में देख लो, बहुत एम्बिशियस था वो। उसी तरीके से आप टैमूर द ग्रेट देख लो, टैमरलिन द ग्रेट, उसमें भी बहुत ज्यादा वो एक तरह से परस्यूट ऑफ ग्रेटनेस की तरफ भाग रहा था, है ना। तो सारे कैरेक्टर ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि तैमूरलेन द ग्रेट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। अगेन इस तरह के क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछता है। जैसे एक बार यूजीसी नेट में 2023 एग्जैक्टली मुझे याद है, 2023 में यूजीसी ने पूछा था क्या नाम है, वेटिंग फॉर गोदो। वेटिंग फॉर गोदो जो प्ले है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो 1 2 3 4, तो राइट आंसर वुड बी 2, बी इज द राइट आंसर, 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं द प्ले इज फेमस फॉर इट्स ओवर रिचर प्रोटैगोनिस्ट, अ कैरेक्टर हु इज अ सिंपल हम्बल पर्सन, सीक्स अ रिवेंज फॉर अ रॉन्गफुल डेथ, इज अ कनिंग पॉलिटिशियन, strives to exceed human limitations and achieve superhuman power. What would be the right answer? बहुत easy है, तो इसका right answer होगा strive to exceed human limitations। अगेन मैं कह रहा हूँ ना, मतलब ह्यूमन के लिमिटेशन को क्रॉस करना, मतलब एक तरह से वो होता था लोगों के अंदर कि मैं सबसे आगे हूं, मतलब मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है, मुझे सबसे ज्यादा कह सकते हैं फेम चाहिए, इस तरह के लिमिटेशंस को क्रॉस करने की बात। कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर आपको दिखेंगे क्रिस्टोफर मार्लो के अंदर, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पहले डॉक्टर फॉस्टर से यूजीसी नेट बहुत क्वेश्चन पूछता था, अब मैं नहीं देखता हूँ कि यूजीसी नेट को क्वेश्चन पूछते हुए, तो क्या पता आपके एग्जाम में पूछ दे, जेकेपीएससी में पूछ दे। लेकिन एडवर्ड द सेकंड तो बहुत फेमस वर्क है इनका, सबसे मुझे लगता है नेट का भी फेवरेट है, बीपीएससी का भी फेवरेट है, शायद जेकेपीएससी में आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, प्रिटी श्योर, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट वर्क है ना। और खासकर जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, जहाँ पे हम जब LGBTQ+ के बारे में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक रिलेवेंट टॉपिक लग जाता है एडवर्ड द सेकंड, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा किंग है ना, ही इज इन लव विथ अ मैन, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो कांड होता है या जो पूरा का पूरा जो डिस्ट्रक्शन होता है सिटी का, वो इसकी वजह से होता है। तो आप उसको पढ़ना, अच्छे से थरली पढ़ना। देखो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बना रखे हैं, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के एक्सप्लेनेशन किया है एडवर्ड द सेकंड को। अगर आप चाहते हो तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के काफी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट कहता है द प्ले फीचर्स तैमूरलेन्स फेमस लाइन आई होल्ड द फेट बॉन्ड फास्ट इन आयरन चेन्स। दिस लाइन डेमोन्स्ट्रेट हिज बिलीफ इन फेट, goodwill, his own absolute power and control over destiny, or the power of love. What will be the right answer? C is the right answer. Question number 17 कहता है which of the following is a famous image from Tamerlane the Great? A man selling his soul to the devil, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये डॉक्टर फॉस्टर्स का है। A ship sinking in a storm, a conquered king being used as a footstool,
or a Jewish moneylender seeking revenge? What would be the right answer? Again, C. A conquered king being used as a footstool is the right answer. Question number 18. कहता है the play theme of ambition and the lust of power were highly influential on which later playwright? इसके बाद कौन ऐसे प्ले राइट हैं जिनके अंदर पावर, लस्ट, इन सारी चीजों के बारे में, एम्बिशन, इन सारी चीजों के बारे में है? शेक्सपियर थे, जॉनसन थे, विलियम कॉन्ग्रेव थे या जॉन वेबस्टर थे? तो राइट आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। ए इज द राइट आंसर। इसलिए जब आप मैकबेथ पढ़ोगे, है ना, देखो मैकबेथ से मैं बार बार कहता हूँ बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। मुझे मुझे समझ नहीं आता है कि यूजीसी या फिर कोई भी एग्जाम कभी एक पर्टिकुलर राइटर को उठाता है तो उसके एक इंडिविजुअल बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर अचानक से उसको ड्रॉप कर देता है, फिर दूसरे बुक को उठाता है, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो इसलिए देखो अभी रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं मैकबेथ से, हैमलेट से ज्यादा मैकबेथ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आपको याद रखना है, इवन बीपीएससी के पिछले दोनों एग्जाम में मैकबेथ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ तैमूरलेन's बिलवेड वाइफ whom he treats with tenderness despite his ruthless nature? लुसिटा, ओलंपिया, जेनोक्रेट या फिर डीडो? सो राइट आंसर वुड बी सी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द प्ले इज एन एग्जांपल ऑफ सेनिकन ट्रेजेडी बट अडेप्ट फॉर द एलिजाबेथन स्टेज एंड इट इज नॉट कंसर्न्ड विथ वायलेंस ऑन स्टेज, सुपरनैचुरल, द ट्रेडिशनल क्लासिकल यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, द थीम ऑफ रिवेंज। देखो यहां से आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? देखो सेनिकन ट्रेजेडी जो थे, है ना, सेनिका एक ग्रीक थिंकर थे, एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे जिनकी ट्रेजेडी में बहुत ब्लड शेड्स होता था और वो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को फॉलो करते थे। नाउ व्हाट इज यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन? ये एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है, पोएटिक्स में उन्होंने दिया था, है ना। तो इसको आपको समझना है कि यूनिटी फॉलो करनी बहुत जरूरी थी। जब हम प्लेटो को, एरिस्टोटल को जब पढ़ते तो एरिस्टोटल के अनुसार और उस समय के जितने भी राइटर्स थे, चाहे वो फ्रेंच राइटर, फ्रेंच तो बाद में लिखना शुरू किया था, लेकिन चाहे वो रोमन राइटर हो, ग्रीको रोमन जिसको कहते हैं, ग्रीक और रोमन राइटर को जिसको कहते हैं, है ना, वो सब इसको बहुत फॉलो करते थे। इवन ब्रिटिश ऑथर्स भी इसको फॉलो करते थे। लेकिन जो एलिजाबेथन स्टेज था, आप ये चीज को क्लियर कर लेना, जो एलिजाबेथन स्टेज था, वो एलिजाबेथन स्टेज ने, खासकर शेक्सपियर ने और यूनिवर्सिटी विच के मेंबर ने, इन सब ने डिस्कार्ड कर दिया। वैसे बेन जॉनसन ने तो यूज किया है, ये जो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन है उसका खूब यूज किया है बेन जॉनसन ने, लेकिन बेन जॉनसन को छोड़ के किसी भी राइटर ने एलिजाबेथन समय में या फिर पोस्ट एलिजाबेथन समय में यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को यूज नहीं किया है। इसलिए देखोगे जब हम जॉन ड्राइडन पढ़ेंगे तो एस्से ऑन ड्रामेटिक पोएसी के अंदर वो इस चीज को लिखते हैं कि जो मॉडर्न ब्रिटिश ऑथर है, दे आर फार सुपीरियर कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स, है ना। क्यों? क्योंकि वो लोग यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। एंड दिस इज व्हाट शेक्सपियर्स ग्रेटनेस इज। यही शेक्सपियर की ग्रेटनेस लाइक करती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द प्ले डॉक्टर फॉस्टस इज बेस्ड ऑन द जर्मन लीजेंड ऑफ अ मैन हु इज अ ग्रेट किंग, he was a great warrior, sells his soul to the devil in exchange for knowledge and power, और is a wise magician। तो डॉक्टर फॉस्टर्स की बात कर रहा है, विच मीन्स अपने सोल को बेच दिया, है ना, किसके लिए? पावर के लिए, नॉलेज के लिए, है ना, डेविल से सौदा कर लेता है। तो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द डेविल हु सर्व्स फॉस्टर्स इन द प्ले इज नेम्ड। ये यूजीसी ऑलरेडी पूछ चुका है क्वेश्चन, लेकिन 2020 से पहले क्वेश्चन पूछा करता था इस तरह के। अब इस तरह के इजी क्वेश्चंस यूजीसी नेट नहीं पूछता है, तो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो नेट का लेवल बहुत नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेवल पे नेट क्वेश्चन पूछता है। नेट क्या करता है कि एक पूरे एज के सारे राइटर को एक क्वेश्चन में तब्दील कर देता है, लेकिन आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें इंडिविजुअल राइटर्स के ऊपर है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो कहते हैं कि डेविल जो है, ये यूजीसी ऑलरेडी पूछ चुका है, डेविल जो है, कौन सा डेविल डॉक्टर फॉस्टर्स में मतलब सर्व करता है डॉक्टर फॉस्टर्स को? सैटान, लूसीफर, बेल्जेबुब, मेफिस्टोफेलेस। तो राइट आंसर होगा डी। मेफिस्टोफेलेस जो था ये सर्व करता है डॉक्टर फॉस्टर्स को। सैटान, लूसीफर, बेल्जेबुब, ये सारे के सारे कैरेक्टर आपको जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द प्ले इज फेमस एग्जांपल ऑफ अ मोरालिटी प्ले व्हिच इज medieval genre in which characters are allegorical figure who represents moral qualities, the main character is a tragic hero, the main character is a historical figure, all of the above। क्या होगा राइट आंसर? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो मोरालिटी प्ले जो है ना,
एपिक की तरह ही लिखी जाती थी। एपिक थोड़ा डिफरेंट है, ऑब्वियस बात है, एपिक और ट्रेजेडी थोड़ा सिमिलर है, लेकिन मोरालिटी प्ले के अंदर क्या होता था ना कि जिस तरह से एपिक के कैरेक्टर्स होते थे या फिर जिस तरह से ट्रेजेडी के कैरेक्टर्स होते थे, बिल्कुल वही कैरेक्टर होता था, विच मीन्स वैसा फिगर वैसे एलेगोरिकल फॉर्म में लिखी जाती थी। एलेगोरिकल फॉर्म क्या है? छोटी सी कहानी को बड़े फॉर्म में लिखना, मतलब बहुत बड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीजों को एक कहानी के थ्रू एक्सप्रेस करना। जैसे आप नंदन या चंपक पढ़ते होगे बचपन में, मैंने पढ़ा है, तो आई बिलीव यू ऑल आर फ्रॉम माई एज या फिर थोड़े ऊपर नीचे होंगे, तो यू मस्ट हैव रेड दोज बुक्स एज वेल। हम लोग राज कॉमिक्स इस तरह की चीजें बहुत पढ़ा करते थे, तो उसमें जो कहानियां होती थी, है ना, चंपक में, नंदन में, तो वो सारे के सारे मोरालिटी मतलब स्टोरी हुआ करता था। तो उसमें क्या होता था कि एक एलेगोरिकल फॉर्म में होता था, कहानी बहुत छोटी होती थी, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा चीज छुपा होता था, बहुत बड़ा मैसेज छुपा होता था, उसी को बोलते हैं एलेगरी। चाहे वो आप क्रिश्चियन एलेगरी पढ़ लो, चाहे वो आप रिलीजियस एलेगरी, वही रिलीजियस और क्रिश्चियन एलेगरी सेम है ना, जैसे बनियन का द पिलग्रिम प्रोग्रेस है, उसी तरीके से पॉलिटिकल एलिग्री होता है ना। तो और जो कैरेक्टर होगा वो मोरल क्वालिटीज शो करेगा। एक ट्रैजिक हीरो होगा, मेन कैरेक्टर, जो कि लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जाएगा, है ना, एंड ही वुड बी अ हिस्टोरिकल फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द सेंट्रल ट्रैजिक फ्लो ऑफ अ डॉक्टर फॉस्टस इज, डॉक्टर फॉस्टस का जो सेंट्रल ट्रैजिक फ्लो है वो क्या था? उसका एम्बिशन था, उसका प्राइड था, उसका इंटेलेक्चुअल एरोगेंस था, या ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर डी, सारे के सारे। एम्बिशियस भी था, प्राइड भी था उसके अंदर, इंटेलेक्चुअल एरोगेंस भी था। सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द फेमस लाइन वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च अ थाउजेंड सिप। मैं ऑलरेडी एक बार और करा चुका हूं, मैं इसलिए करा रहा हूं कि ये बहुत फेमस लाइन है ना, ये डॉक्टर फॉस्टर्स का सबसे फेमस लाइन में से एक है। रेफर्स टू विच कैरेक्टर इन द प्ले? हेलेन ऑफ ट्रॉय की बात कर रहा है, क्लेपेट्रा की बात कर रहा है, अच्छा ये रिपीट हो गया, हेलेन ऑफ ट्रॉय, एनीवे क्वीन एलिजाबेथ की बात कर रहा है, तो क्या होगा राइट आंसर? हेलेन ऑफ ट्रॉय, ए एंड सी। देखो ट्रॉय ट्रॉय की जो हेलेन थी ना, सी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन अर्थ पे, जो सबसे सुंदर, वेस्टर्न कल्चर की बात है। ऑफ कोर्स देखो ये सब प्ले है, आई डोंट नो वेदर सी एग्जिस्टेड, ऑफ कोर्स सी वाज देयर, सी वाज अ पर्सन, बट आई डोंट नो वेदर सी वाज, क्योंकि क्लेपेट्रा के बारे में भी लोग यही कहते हैं कि क्लेपेट्रा सबसे सुंदर वुमेन थी, है ना। जब हम क्लेपेट्रा सी वाज फ्रॉम ए से वो जगह का नाम है, आई एम फॉरगेटिंग द प्लेस नेम, बट एनीवे हेलेन जो थी वो ट्रॉय की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती थी, है ना। तो अब देखो इसमें बहुत सारे, क्योंकि ट्रोजन वॉर जो है ना, वो ब्रिटिश लिटरेचर को बहुत इंस्पायर किया है, ब्रिटिश थिंकर को बहुत इंस्पायर किया है। जैसे आप अगर शुरू से लेके चले तो चौसर को पढ़ोगे, तो चौसर में भी आप देखोगे ट्रॉयलस एंड क्रेसेडा है, जहाँ पे ट्रॉय की कहानी है। फिर अगर आप शेक्सपियर पे आओगे तो शेक्सपियर ने भी लिखा है ट्रोजन वॉर के ऊपर। फिर अगर आप थोड़ा मॉडर्न एज में चलते हैं एकदम स्पीड में, तो अगर मॉडर्न एज में आप आओगे तो देखोगे इवन ट्रोजन वॉर के बारे में डब्ल्यू भी बात करते हैं, लीडा एंड सॉन में, है ना। वहां भी देखो अचानक से एक शिफ्ट होता है, जहाँ पे मतलब एक सीन है जहाँ पे वो कहता है कि यहाँ से फॉल शुरू हुआ है, यहाँ पे ट्रोजन वॉर की कहानी हो जाती है। तो अब पढ़ना इन सारी चीज़ों को, पीजी के सिलेबस में है, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ कई बार, तो इसलिए मुझे ये सारी की सारी चीज़ें याद रहती है ना। तो हेलेन ऑफ ट्रॉय एंड सी वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, जिसकी वजह से पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया था। तो ये जो लॉन्च्ड अ थाउजेंड शिप की बात कर रहा है, विच मीन्स वॉर की बात कर रहा है, ट्रोजन वॉर के बारे में बातें कर रहा है ना। वहां पे था लेडा से जो बच्चा पैदा हुआ था, है ना, और जिसमें एक नाम था एल्जर्नन, तो उसके डेथ के बाद वॉर स्टार्ट हुआ था। खैर एनीवे जब वो पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे, डब्ल्यू को जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं फॉस्टस मेक्स अ डील विद द डेविल फॉर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ पावर? ऑप्शन ए 7 ईयर्स, 14 ईयर्स, 24 ईयर्स, या फिर 40 ईयर्स। तो राइट आंसर होगा 24 ईयर्स, सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 कहता है द प्ले फीचर्स द कैरेक्टर ऑफ गुड एंजल एंड द इविल एंजल हु रिप्रेजेंट्स टू ऑफ फॉस्टर्स फ्रेंड्स, फॉस्टर्स इंटरनल स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल, टू डिफरेंट गॉड्स। यहाँ से क्वेश्चंस नेट 2 बार पूछ चुका है, मुझे जहां तक याद है, थोड़ा घुमा के वो पूछता है, लेकिन नेट पूछता था पहले। नेट ने, मैंने बोला ना कि नेट जो है ना, किसी एक ड्रामा को पकड़ता था और लगातार 1-2 साल तक वहां से क्वेश्चंस पूछते थे, फिर उसको ड्रॉप कर देता है, फिर वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं। जैसे सलमान रश्दी, हर साल सलमान रश्दी से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, फिर अचानक से सलमान रश्दी को उसने ड्रॉप कर दिया 2020 के बाद। उसके बाद सलमान रश्दी से हार्डली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी तरीके से नेट है ना, किसी राइटर के किसी इंडिविजुअल वर्क को उठाता है, लगातार पूछेगा, अब फिर ड्रॉप कर देगा अचानक से। तो आपके एग्जाम में वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो
कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? नेट के छोड़े हुए क्वेश्चंस पूछेंगे। और लिटरेचर में क्या है, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर जो पढ़ोगे तो आप एंग्लो सेक्शन से लेके पोस्ट मॉडर्न पढ़ोगे, पोस्ट मॉडर्न के बीच में जितने भी राइटर्स हैं वही सारे इंपॉर्टेंट है, तो सबको पढ़ लोगे। तो क्या होगा राइट आंसर 27 का? बी इज द राइट आंसर, फॉस्टर्स इंटरनल स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि इन द फाइनल सीन फॉस्टर्स इज ड्रैग टू हेल्प, दिस इज अ क्लीन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्ले, फोकस ऑन ह्यूमन पोटेंशियल, embrace of humanism, more message about consequences of sin and the danger of intellectual pride, या फिर celebration of reformation। तो राइट आंसर क्या होगा? moral message about a consequences of sin and the danger of intellectual pride, सी इज द राइट आंसर। वैसे देखो ह्यूमनिज्म तो आ ही गया था, फिलोसफी ऑफ ह्यूमनिज्म अगर आप पढ़ोगे रेनेसां, तो रेनेसां वाज प्राइमरली नोन फॉर द फिलोसफी ऑफ ह्यूमनिज्म, जहां से वो इंस्पायर्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, द प्ले features a famous soliloquy where Faustus, just before his time runs out, says, "Oh, I will leap up to my God. Who pulls me down?" This is a moment of hope, despair, a moment of both hope and despair, as he struggles against his fate या फिर triumph। तो right answer would be C, a moment of both hope and despair। क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं व्हाट इज द टाइटल ऑफ द फेमस प्रोज वर्क दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ हिस्टोरिकल फास्टस व्हिच मार्लो लाइकली यूज्ड as a source? The Golden Legend, the Decameron, the Fairy Queen, the History von D. John Faustus। तो राइट आंसर ऑफ कोर्स काफी इजी है, डी इज द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन बहुत कॉमन सेंसिकल होंगे, बस आपको समझना है वहां पे, अपने कॉम्पस मेंटिस को, अपने ब्रेन को बस थोड़ा सा शांत रखना है और आपके आंसर्स बन जाएंगे। देखो हर बार मैंने देखा है एटलीस्ट 10, देखो मैं 4 से 5 नहीं 5 बार, 4 बार नेट में और 1 बार 4 बार इंग्लिश में और 1 बार फिलोसफी में क्वालिफाइड हूँ। तो मैंने जितने भी एग्जाम दिए ना, मुझे मतलब जितनी बार दिया हर बार निकल गया एग्जाम। तो लेकिन कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आपका निकलेगा या नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब आप यू वुड बी सरप्राइज, ओ आई एम क्वालिफाइड। तो उसी तरीके से एग्जाम्स होते हैं। तो एग्जाम्स में क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, एटलीस्ट 5 से 10 ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मुझे लगता है 10 से ज्यादा ही होते हैं, जहां पे आपको बस थोड़ा सा माइंड को स्टेबल करना है ना, बहुत शांति से सोचना है, मतलब बहुत ज्यादा आप पैनिक मत होना, एकदम शांति से सोचना, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना, 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना, एंड आई एम टेलिंग यू एटलीस्ट 10 से 12 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत कॉमन सेंसिकल होगा, आप थोड़े से सेंस लगा के उसके आंसर कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 31, द protagonist of the Jew of Malta is a wealthy, cunning and ruthless Jewish merchant जिसका नाम था साइलॉक, एंटोनियो, बारबस या वॉल्पोन। तो क्या होगा राइट आंसर 31 का? सी इज द राइट आंसर, बारबस। बहुत बदमाश आदमी था ये, है ना, ये बहुत बड़ा बदमाश था, मर्चेंट था, पावरफुल था, पैसे वाला था। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है द प्ले इज अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ, ये जो जियो ऑफ माल्टा प्ले है कैसा एग्जाम्पल है? कॉमेडी प्ले है, हिस्ट्री प्ले है, रोमांस है और रिवेंज ट्रेजेडी है। तो राइट आंसर होगा रिवेंज ट्रेजेडी। हमेशा याद रखना मार्लो ने सिर्फ ट्रेजेडी लिखी है, मार्लो कॉमेडी के लिए फेमस नहीं है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री के लिए फेमस है, लेकिन हिस्ट्री में भी वो ट्रेजेडी लिखता था। तो जितने भी वर्क्स होंगे मार्लो के सब ट्रेजेडी के अंदर ही काउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज द पावर ऑफ लव, द परस्यूट ऑफ नॉलेज, ग्रीड, रिवेंज एंड मैकियावेलियन परस्यूट ऑफ पावर, द स्ट्रगल ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। तो राइट आंसर द ग्रीड, रिवेंज एंड मैकियावेलियन परस्यूट ऑफ पावर, सी इज द राइट आंसर। Barabbas famously says, "I count religion but a childish toy." This line reveals his deep pity, conversion to Christianity, loyalty to his faith, cynical and opportunistic attitude towards religion। तो राइट आंसर होगा डी, cynical opportunistic। क्वेश्चन नंबर 35 कहते हैं द प्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकियावेलियन ट्रेजेडी in which the hero is a character who is wise and just ruler, a tragic figure is a cunning and moral villain who uses deceit and cruelty to achieve his goals, या फिर it is a selfless leader। क्या होगा राइट आंसर? C is the right answer। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है द कैरेक्टर बारबस इज ऑफन सीन एज अ कंट्रोवर्शियल फिगर बिकॉज ही इज अ टिपिकल Jewish character। This has led to a play being interpreted as a defense of Jews, the nuanced exploration of religious conflict, a anti-Semitic play, or a satire of anti-Semitism, या फिर a simple comedy। तो right answer would be an anti-Semitic play। ठीक है, C,
इस तरह के क्वेश्चंस पूछते थे, अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे नेट में। क्वेश्चन नंबर 37 कहते हैं द प्ले फीचर्स ऑफ द फेमस लाइन इन्फिनिट रिचेस इन अ लिटिल रूम विच रेफर्स टू हिज हाउस, हिज हार्ट, हिज हिडन होर्ड ऑफ ट्रेजर या फिर हिज माइंड। तो राइट आंसर वुड बी हिज हिडन होर्ड एंड ट्रेजर। देखो इंपॉर्टेंट ओपनिंग लाइन, एंडिंग लाइन और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स सिंपली आप गूगल पे सर्च करना कि ऑल द इंपॉर्टेंट ऑल द इंपॉर्टेंट कोट्स फ्रॉम एनी इंडिविजुअल, जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स का निकालना है आपको या फिर एडवर्ड द सेकंड का निकालना है आपको, है ना, बस इसी दोनों का निकालना क्योंकि ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस है ना, एक बार पढ़ लेना उसको, सो दैट दिमाग में रहेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट कोटेशंस है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आजकल के एग्जाम में, कोटेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है द प्ले एंड्स विद बारबस कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी, डाइंग अ पीसफुल डेथ, being a crowned king of Malta, या falling into a cauldron of boiling oil which he had prepared for his enemies। तो क्या होगा राइट आंसर? डी इज द राइट आंसर। ट्रेजेडी है तो डेथ ही होना है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है द प्ले फीचर्स अ प्रोलॉग डिलीवर्ड बाय विच हिस्टोरिकल फिगर हु सेट्स अप द प्लेस थीम ऑफ क्रुएलिटी एंड पॉलिटिकल एक्सपेंडेंसी। टैमूरलैन, डॉक्टर फॉस्टस, मैकियावेली, क्वीन एलिजाबेथ। 39 का क्या होगा राइट आंसर? मैकियावेली, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है द प्ले इज अ पावरफुल इंडाइसमेंट ऑफ ग्रीड एंड हिपोक्रेसी एंड इज अ प्रिकर्सर ऑफ विच शेक्सपियर्स प्ले। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मर्चेंट। मतलब सिंपली कि शेक्सपियर जो इंस्पायर्ड हुए थे किससे, मतलब कौन से वर्क में इंस्पायर्ड हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो उसमें देखो मर्चेंट की कहानी है, इसमें भी मर्चेंट है, इसमें भी पैसे वाले, उसमें भी पैसे वाला है। Question number 41 कहते हैं द प्ले एडवर्ड द सेकंड is a historical play that tells a story of an English king who is overthrown by a barons because of his love for a court favorite and what is the favorite name। देखो यहाँ से मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चंस पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है एडवर्ड द सेकंड से। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, सिंपली सर्च करना रवीश रत्नेश या फिर एडवर्ड द सेकंड बाय रवीश, तो मैंने लाइन बाय लाइन उसको एक्सप्लेन किया है। एडवर्ड द सेकंड से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, गावस्टन के लिए, मॉर्टिमर के लिए, इजाबेला के लिए, केंट के लिए। अब देखो कुछ लोग सोचेंगे इजाबेला, इजाबेला इसकी वाइफ थी, तो ही डिड नॉट केयर मच अबाउट इट, मतलब कि वाइफ से तो केयर करता था बट उतना ज्यादा क्लोज नहीं था अपनी वाइफ से। तो उसका फेवरेट था गावस्टन, ही वॉज इन लव विथ गावस्टन, ऐसा माना जाता है इसको एज अ कह सकते हैं कि मतलब एलजीबीटीक्यू में भी पढ़ा जाता है, उसके उस लेंस के थ्रू भी पढ़ा जाता है, जेंडर के लेंस के थ्रू भी पढ़ा जाता है इसको, बट डिपेंड करता है ना। तो राइट आंसर गावस्टन। गावस्टन वाज द पर्सन जिसके प्यार में इसने पूरे के पूरे अपने सिस्टम, मतलब पूरे के पूरे अपने किंगडम को बर्बाद कर लिया, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 द प्ले इज फेमस एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, हिस्ट्री प्ले, रोमांस। ये जो एडवर्ड द सेकंड है वो क्या है? ट्रेजेडी है, हिस्टोरिकल प्ले है, रोमांस है या कॉमेडी है? 42 का राइट आंसर हिस्ट्री, हिस्टोरिकल प्ले है, सी। लेकिन यहाँ पे हिस्टोरिकल रिवेंज कह लो, नहीं, रिवेंज हिस्टोरिकल ट्रेजेडी, हिस्टोरिकल ट्रेजेडी। अगर इस तरह से ऑप्शंस रहेगा तो हिस्टोरिकल ट्रेजेडी में आप लगाना ठीक, बट हिस्टोरिकल प्ले ही है, हिस्ट्री के ऊपर ही है। द प्ले इज unusual for its time because it portrays which of the following theme: a strong powerful king, the theme of homosexuality and a monarch's personal life as a political issues, the king's military prowess or the glory of English nation। तो राइट आंसर क्या होगा? द थीम ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एंड मोनार्क्स पर्सनल लाइफ, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है द प्ले एंड्स विद द ब्रूटल मर्डर ऑफ किंग एडवर्ड द सेकंड, हाउ इज ही किल्ड। जो एडवर्ड द सेकंड है वो किस तरह से मारा गया था? पॉइजनड, स्टैब्ड, हैंग्ड एंड ही इज इम्पेल्ड विद अ हॉट पोकर। तो क्या होगा राइट आंसर? डी इज द राइट आंसर। हॉट पोकर से पे इम्पेल कर दिया गया था उसको। जिस तरह देखो ना, इम्पेल करने का मतलब होता है जैसे देयर इज अ बर्ड, श्राइक, श्राइक एक बर्ड होती है जो बार्ब्ड वायर, ऐसा होता है ना बार्ब्ड वायर जहाँ पे बहुत सारे वो निकले होते हैं, तो वो क्या करता है ना, वो अपने प्रे को पकड़ के लाता है और इस बार्ब्ड वायर में मतलब उसको कर देता है, पुक करके रखता है और वहां से उसको किल कर करके मार के खाता है। तो दैट इज व्हाट स्ट्राइक मीन्स। तो उसी तरीके से इसको इम्पेल करके मारा गया था, है ना, एडवर्ड द सेकंड को। और ये भी याद रखना कि एडवर्ड द सेकंड को मारने वाला कौन था? मॉर्टिमर जूनियर था और इसकी खुद की वाइफ थी।
बाद में इसका जो बेटा होता है एडवर्ड द थर्ड, वो बदला लेता है ना, वो अपनी मदर को इम्प्रेजन करवा देता है और फिर जो जूनियर मॉर्टिमर है उसको मरवाता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्ले, यू शुड डेफिनेटली रीड इट। मुझे तो लगता है इनका सबसे फेमस, और इस एज का मुझे लगता है कभी कभी शेक्सपियर से ज़्यादा अच्छा ट्रेजेडी मार्लो लिखते थे, एज फार एज आई अंडरस्टैंड, क्योंकि देखो मैंने शेक्सपियर को पढ़ाया है, तो शेक्सपियर के कुछ ही प्लेज मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसे शेक्सपियर की राइटिंग स्टाइल बहुत सुंदर है, मे बी मार्लो से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब कहानी की बात होती है तो कहानी के मामले में, प्लॉट के मामले में आई थिंक इनका कोई जोड़ नहीं है, मार्लो का कोई जोड़ नहीं है। जब आप एडवर्ड द सेकंड को पढ़ोगे या फिर अगर साइड बाय साइड आप हैमलेट को पढ़ो, मैकबेथ को, वैसे मैकबेथ बहुत ब्यूटीफुली रिटन है, तो आप बहुत बड़ा डिफरेंस देखोगे प्लॉट में। शेक्सपियर के प्लॉट काफ़ी आसान होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू देता था, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किंग लियर में उसकी 3 डॉटर होती है, और 3 डॉटर में से वो 2 डॉटर को अपना किंगडम आधा-आधा मतलब पार्ट कर देता है, और तीसरी बेटी कॉर्डेलिया को कुछ नहीं देता है, और फिर वहाँ से ट्रेजिक फ्लो चलता है। बस इतनी सी कहानी है, और लास्ट में एक-एक करके सारे कैरेक्टर मर जाते हैं, है ना? जो क्या कहते हैं, कॉर्डेलिया होती है वो किंग के गोद में मर जाती है, किंग मर जाता है, ऐसे एक-एक करके सारे कैरेक्टर मर जाते हैं, बस इतनी कहानी है। लेकिन मार्लो के अंदर देखोगे बहुत सारी कहानी है, मतलब बहुत इंटेंस होता है, प्लॉट बहुत इंटेंस होता है, बहुत ब्यूटीफुली लिखते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ो। द मोर यू रीड द बेटर यू बिकम इन लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 45 कहते हैं द प्ले इज एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ विच शेक्सपियरियन हिस्टोरिकल प्ले? हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड द थर्ड, रिचर्ड द सेकंड एंड किंग जॉन। क्या होगा राइट आंसर? रिचर्ड द सेकंड। देखो बहुत फेमस प्ले है, मैंने दिल्ली में इस प्ले को देखा था, आई थिंक चेक रिपब्लिक के एक्टर्स जो थे ना उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो इसमें कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है, विंटर ऑफ डिसकंटेंट मेड ग्लोरियस समर ऑफ योर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा रीड, बट अभी हमें पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है स्मार्टली वर्क करना है, क्योंकि एग्जाम पहले क्वालिफाई करना है, एक अच्छे जगह पे स्टेबल हो जाओ। मैं हमेशा कहता हूँ हार्ड वर्क कभी पे नहीं करता, पे ऑफ नहीं होता। अगर हार्ड वर्क पे ऑफ होता तो जितने भी लेबर्स होते हैं ना वो आज सबसे रिच होते हैं, बट एक्चुअली में लेबर्स रिच नहीं होते। जिसने स्मार्ट वर्क किया है, कम काम किया है लेकिन स्मार्टली वर्क किया है, दे आर द रिचेस्ट वन, दे मेक मोर मनी, दे आर द वेल सेटल्ड वंस। तो स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है? तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 46 द प्ले फीचर्स, उसका लाइफ टाइम में पढ़ने के लिए आप उसके बाद पढ़ते रहना। देखो वैसे भी लोग बिजी मतलब लेजी हो जाते हैं जॉब लगने के बाद, लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, अपने बच्चों में लग जाते हैं, फिर अपने खुद के हेल्थ में लग जाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या करना है वैसे। एनीवे 46 द प्ले फीचर्स अ फेमस लाइन, वीप नॉट माई लिटिल किंग, which is spoken by Edward II to his son. This little demonstrates his cruelty, lack of emotion, human and pathetic side as he faces his fate, या फिर triumph। तो राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, है ना? जब वो डेथ बेड पे होता है तब अपने बेटे को बोलता है, बिकॉज ही वाज गोइंग टू बी अ किंग, मतलब राजा तो बन चुका होता है, लेकिन यंग मॉर्टिमर जो होता है ना वो कंट्रोल हर चीज को कर रहा था, बट इवेंचुअली ही गेट्स टू नो कि ही इज द किंग, और वो अपने पावर को फिर लेता है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है द प्ले इज नोन फॉर इट्स ड्रामेटिक शिफ्ट इन टोन फ्रॉम अ पॉलिटिकली चार्ज्ड हिस्टोरिकल प्ले इज कॉमेडी, पेस्टोरल प्ले, डीपली पर्सनल एंड ट्रेजिक प्ले, और रिवेंज ट्रेजेडी। तो क्या होगा राइट आंसर? 47 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 कहते हैं द कैरेक्टर मॉर्टिमर हु लीड्स द रिबेलियन अगेंस्ट द किंग इज पोर्ट्रेड एज अ हीरो, पोर्ट्रेट, रूथलेस मैकिविलियन फिगर, या फिर अ सिंपल सोल्जर। क्या होगा राइट आंसर? रूथलेस मैकिविलियन फिगर। जो क्वेश्चंस उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें मैं मतलब ज़्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन 49 कहते हैं द प्ले थीम्स ऑफ पॉलिटिकल करप्शन एंड द अब्यूज ऑफ पावर वेर हाईली रेलिवेंट इन विच हिस्टोरिकल पीरियड इन इंग्लैंड है? द रेन ऑफ हेनरी द एट, द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा, द इंग्लिश सिविल वार। ये सारे के सारे कब हुए थे? रेनेसां में ही हुए थे, जब एलिजाबेथ बनी थी, है ना, क्वीन बनी थी। इंग्लिश सिविल वार, द एलिजाबेथन पीरियड विथ एन एंग्जाइटी अबाउट सक्सेशन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखो आप इसको पढ़ लेना, एज याद रखना, स्पेनिश आर्माडा कब हुआ था, इंग्लिश सिविल वॉर कब स्टार्ट हुआ था, ये सारी के सारे इंपॉर्टेंट हैं इसलिए। तो 49 का राइट आंसर होगा द एलिजाबेथन पीरियड, डी। क्वेश्चन नंबर 50 कहते हैं द प्ले कंसिडर्ड अ पावरफुल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स वर्क एंड इट इज डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर मोर बम्बास्टिक स्टाइल ऑफ शेक्सपियर, तैमूरलैन द ग्रेट, बेन जॉनसन, या थॉमस किड। तो क्या होगा राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर, तैमूरलैन द ग्रेट।